हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विद्या प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह के मॉडर्न हिस्ट्री से हम ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इसके जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और एग्ज़ाम में आने के 100% चांस हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, धन निष्कासन के सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किसने किया था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। तो ये एक्चुअल में था क्या? धन निष्कासन का सिद्धांत ये ऐसा सिद्धांत था जिसमें दादा भाई नौरोजी ने बताया कि किस तरीके से भारत का जो पैसा था, भारत की जो मुद्रा थी, उस टाइम किस तरह से उसका प्रवाह होता था भारत के धन का। कहाँ पे? तो ब्रिटेन में। किस तरह से अंग्रेज जो थे उस टाइम, ब्रिटिश जो थे, वो किस तरीके से भारत से धन का निष्कासन कर रहे थे। कहाँ पे? तो ब्रिटेन को। कैसे यहाँ से लूटा जा रहा था भारतीयों को, कैसे शोषण किया जा रहा था मजदूरों का। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों का इन्होंने इसमें प्रतिपादन किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये एक पुस्तक है, बहुत बार एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है किताब के बारे में। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये किताब किसने लिखी? तो ये है दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, मार्क्सवादी थे ये, कार्ल मार्क्स। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठतम पुस्तक के लेखक कौन है? वो कौन है? तो ये है रजनी पाम दत्त। ठीक है, वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो है जे.एन. टाटा के द्वारा। टिस्को की स्थापना 1907 में की गई थी। ठीक है, कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये था महात्मा गांधी, जो कि कुटीर और लघु उद्योगों पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे उस पे, ताकि सभी लोगों को रोजगार मिले और सभी लोग अपना अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपना, वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड विनिंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो वो है कावसजी डाबर। डाबर के द्वारा कौन सी? बॉम्बे स्पिनिंग एंड विनिंग कंपनी। ठीक है, 1854 में स्थापित की गई थी कि सूती वस्त्र की फैक्ट्री थी वो। चलिए नेक्स्ट है आपका, 1885 में भारत का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये था श्रीरामपुर। कहाँ पड़ता है ये? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? चाय बागान 1833 में, 1833। ठीक है, ये देखिए, प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पणिकर ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा था। ठीक है, 1765 से 1772। इस टाइम, इसी टाइम क्या हुआ था ना कि ब्रिटिश को जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको इंडिया का पूरा शासन मतलब एक तरह से मिल गया था। ठीक है, तो उसने इसलिए कहा था क्योंकि इस टाइम थोड़ा शोषण, इन्होंने व्यापार बढ़ाया और भी ज्यादा लोगों का मतलब शोषण इस टाइम ज्यादा किया था लोगों का, इसलिए इसको डाकू राज कहा था। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए प्रमुख कृषि पद्धतियां। तीन कठिया प्रथा, अभी अभी एग्जाम हुआ था डीडीए का, डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। अभी के एग्जाम की, पहले तो पूछा ही गया है ये क्वेश्चन, डीडीए का एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑनलाइन एग्जाम था
तीन कठिया प्रथा किससे संबंधित है? ऑप्शन में था चंपारण बिहार, नील की खेती। बस ऑप्शन में ये था चंपारण बिहार, नील की खेती। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये अभी अभी पूछा गया क्वेश्चन है 2020 2020 6 तारीख को एग्जाम था, 6 नवंबर को। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रथा। ठीक है, और इस प्रथा के अंतर्गत देखिए क्या था, ये प्रथा थी क्या, तो चंपारण बिहार में जो नील की खेती करते थे जो किसान, उनको भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। 3/20 भाग मतलब मान लिया आपके पास 20 बीघा जमीन है, बीघा या एकड़ में ले लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 20 जमीन है आपके पास, तो उसमें से 3 हिस्से पर, 20 हिस्से में से 3 हिस्से पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, तो इसे बोलते थे तीन कठिया प्रथा, यानी 20 कट्ठा, कट्ठा बोलते हैं वहां पर, कट्ठा, 20 कट्ठा, 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है। ठीक है, तो 20 कट्ठा जमीन है, तो 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पे आपको 3 कट्ठे पे नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, नेक्स्ट है ददनी प्रथा। ददनी प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय नाग उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम व पेशगी देते थे। ये कौन सी प्रथा थी? ददनी प्रथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा, सबसे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजारेदारी बहुत बार पूछा गया, इजारेदारी प्रथा किसने शुरुआत की थी? वॉरेन हेस्टिंग, या फॉर्मिंग सिस्टम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, फॉर्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए, अब ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, देखिए ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था जो थी, ये स्थायी बंदोबस्त, 3 तरह की व्यवस्था बनी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी। ठीक है, महलवाड़ी। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था कितनी तरह की थी, तो ये 3 तरह की। और सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसका पूछा गया है, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त। ये किसके इसके टाइम मतलब कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा ये व्यवस्था लाई गई थी? तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कब लाई गई थी? तो 1793 यानी 1793 में। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ जानते हैं पहले, स्थायी बंदोबस्त के बारे में, फिर रैयतवाड़ी पे चलते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे लाई गई थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक। ठीक है, इसमें भूमि का समस्त ब्रिटिश भारत का 19% था, और भूमि अधिग्रहण जो था वो हमेशा के लिए जमींदारों को दे दी गई थी, जमींदारी व्यवस्था थी इसमें। ठीक है, तो इसमें किसान डायरेक्ट भूमि का मालिक नहीं होता था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो इसमें यह भी बनता है कि तीनों व्यवस्था दे देगा, निम्न में से कौन से में किसान भूमि का स्वयं मालिक नहीं था? तो उसमें था ये स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, इसमें स्थायी बंदोबस्त इसीलिए दिया गया क्योंकि जमींदारों को हमेशा के लिए भूमि दी जाती थी, और जो कर देने की, ब्रिटिश सरकार को जो कर देने की जिम्मेदारी, यानी टैक्स देने की जो जिम्मेदारी थी, वो किसकी थी? तो वो थी जमींदार की। ठीक है, जमींदार की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था है टॉमस मुनरो थे गवर्नर जनरल, और 1820 यानी 1820। ठीक है, 1820 में ये व्यवस्था आई। कहाँ कहाँ पे? बॉम्बे, मद्रास, असम, और ये संपूर्ण ब्रिटिश भारत का 51% भाग भूमि का, उस पे ये व्यवस्था लागू की गई। और भूमि का मालिक कौन होता था? तो वो होता था किसान, किसानों को दे दिया गया भूमि, मतलब इसमें भूमि।
दे दी गई भूमि सारी की सारी, और जो टैक्स देने की जिम्मेदारी थी वो किसानों को थी। ठीक है, लेकिन टैक्स की दर भी देख लीजिए, 33 से 55% टैक्स किसानों को डायरेक्ट सरकार को देना पड़ता था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसमें से भी बनेगा कि किसान निम्न में से कौन सी व्यवस्था में किसानों को डायरेक्ट भूमि दी गई थी, यानी कि किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, तो वो था रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत मीन्स होता ही है किसान, रैयत मीन्स किसान। अब नेक्स्ट जो व्यवस्था है वो है महलवाड़ी व्यवस्था। ज्यादातर इसे हम पंजाब क्षेत्र में देखते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। इसके थे हॉल्ट मैकेंजी यानी 1822, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत यानी या और पंजाब। ठीक है, तीन दे यहाँ पे ये थे जहां पे इसको लागू की गई थी इस व्यवस्था को। अच्छा देखिए, इसमें समस्त ब्रिटिश भारत का 30% था। ठीक है, और भूमि पर किसका अधिकार था, तो पूरे गांव का अधिकार था। जो एक गांव है उसको कुछ भूमि दी गई, उस पे उसका अधिकार दे दिया गया, और जो टैक्स देने की जिम्मेदारी थी उस पे, जो टैक्स जो भी होगा उत्पादन का, उस पे टैक्स देने की जो जिम्मेदारी थी वो गांव के जो मुखिया होते हैं, मुखिया, उनको थी टैक्स देने की जिम्मेदारी। ठीक है, अब टैक्स की दर देख लीजिए, तो कर की दर है 60%, 60%, बहुत ज्यादा है। अगर मान लीजिए 100 आपकी फसल, मान लीजिए आपके उस पर 100 हो रहा है, 100 कुछ भी आप उगा रहे हैं, तो 100 में से आप 60 ब्रिटिश को दे देंगे। ठीक है, कर की दर ये थी 60%, यानी कि 100 में से 60 उनको देना पड़ेगा, और आपके पास क्या बचा, 40। ठीक है, तो हम अब इसके इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। इन तीनों का इफेक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट पड़ा पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया। ठीक है, जो पहले से अर्थव्यवस्था चली आ रही थी उसका विघटन हो गया। कृषकों की दरिद्रता बढ़ गई, भाई बढ़ेगी ही, इतना टैक्स होगा तो क्या होगा, हैं। कृषि में ठहराव तथा अवनति आ गई, ठहराव आ गया भाई, उनका हो नहीं पाता था तो फिर जबरदस्ती उनसे करवाया जाता था, टैक्स लिया जाता था, भाई जिम्मेदारी देगी थी तो इधर जमींदार करते थे शोषण। ठीक है, पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हो गया, नए नए जमींदार उभर के आए। कृषि का वाणिज्यकरण किया गया, वाणिज्यकरण मीन्स जो उत्पादन की, जो मतलब ये क्या कहते हैं उसको, जो बिजनेस के पर्पस से जो फसलें होती थी, जैसे अफीम, नील, इनकी इनकी खेती पे ज्यादा जोर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों में लागू की गई, तो वो थी रैयतवाड़ी। देखिए 51%, 51% देख रहे हैं, 51% समस्त ब्रिटिश भारत का 51% भूमि पर ये व्यवस्था लागू की गई है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और ये कौन थे इसके, टॉमस मुनरो 1820 में। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट का सिद्धांत किससे संबंधित है, भू राजस्व के निर्धारण से। अब भाई उसने जमीन दे दी जमींदार को, अब जमींदार से उन्होंने टैक्स बांध दिए, मेरे को इतना टैक्स चाहिए, तो वो जमींदार उसको देगा, चाहे वो कैसे भी करके दे, उसको देना है। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड डलहौजी, भारत में रेलवे के जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, रेलवे का जनक माना जाता है, और इन्हीं के प्रयत्नों से महाराष्ट्र में सन 1853 में पहली रेल चली थी, कहां से कहां तक, बॉम्बे से लेके ठाणे, महाराष्ट्र में पड़ता है ये, महाराष्ट्र में बॉम्बे से ठाणे में तक प्रथम रेल चलाई गई थी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कुछ तो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।